हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती पर फोकस किया जा रहा है। किसानों से केमिकल फार्मिंग छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है और राज्य में सभी पंचायतों में प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। और आपको बताएं कि हिमाचल में करीब 1.5 लाख किसान और बागवान प्राकृतिक खेती को ही अपना रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों का 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन में आयोजित किया गया। सम्मेलन के शुभारंभ पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में ऑनलाइन जुड़े, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं, इन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और साथ ही कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ हुआ। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में इस 12वें द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और यशवंत सिंह परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इस मौके पर मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को स्वस्थ मिट्टी, बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करने और श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने और देश में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खेती के विकल्पों को अपनाना आज के समय की आवश्यकता है, लेकिन धरती की रक्षा के लिए हम सभी को आगे बढ़कर संकल्पित होना चाहिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को नई टेक्नोलॉजी किसानों के खेतों तक पहुंचानी होगी और किसानों की उपज को बिक्री के लिए अच्छे मार्केट से कैसे जोड़ा जाए ये भी देखना होगा और किसानों को रासायनिक खेती से बचना होगा ताकि हमारी धरती माता बंजर न हो जाए। इसके लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा ताकि लोग भी स्वस्थ रह सकें और धरती की सेहत भी अच्छी हो। आज ये जो सम्मेलन रखा गया है, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है और जिसमें हमें आचार्य देवव्रत जी का मार्गदर्शन मिलेगा और आने वाले समय के अंदर हम कृषि को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और इसके ऊपर मंथन होगा। और लगातार आप सबके प्रयासों से हमारे कृषि के अंदर उत्पादन में वृद्धि हो रही है। आप सभी के प्रयासों से, साइंटिस्ट के रिसर्च से और किसानों के परिश्रम की बदौलत लगातार कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो रही है पूरे देश में। आज चाहे अगर देखा जाए तो खाद्यान्न की दृष्टि से लगभग 315 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से गन्ने के अंदर भी 420 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। दलहन के अंदर 28 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन है। तिलहन के अंदर 38 लाख टन का मैट्रिक टन का उत्पादन, जो एक रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। तो इसके पीछे निश्चित रूप से आप सबकी मेहनत और आपके रिसर्च का ही परिणाम है
और किसानों की मेहनत है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केंद्र आज देश के किसान के लिए वो महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। कृषि विज्ञान के प्रति किसानों का एक विश्वास जगा है और आज मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमें वो विश्वास जीतने की आवश्यकता है। और वो विश्वास इसलिए कि वो ऐसा एक स्थान बने जहां पर किसान जाकर ये कह सके कि मेरी इस फसल के अंदर ये बीमारी है जिसका क्या समाधान होगा, या मैं नई तकनीकी को कैसे आगे बढ़ाऊं, उसकी जानकारी हो, या किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो तो उसके लिए जिले का अगर कोई एक स्थान उसको दिखे तो वो कृषि विज्ञान केंद्र दिखे। ये हम सबको उसके लिए प्रयास करने होंगे और इसके लिए उनके दिलों को जीतना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि पानी को बचाने के लिए और अधिक महत्व देना समय की आवश्यकता है, क्योंकि ये न केवल कृषि पद्धतियों के लिए आवश्यक तत्व है बल्कि मानव जीवन का अस्तित्व भी है। क्योंकि ये न केवल कृषि पद्धतियों के लिए आवश्यक तत्व है बल्कि मानव जीवन का अस्तित्व भी है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना है, अभी मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेहतर परिणाम हम हासिल कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि कृषि बागवानी क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था ICAR ने अपने छोटे से इस प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्धारित किया कि भारत को कृषि के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ही है। भारत के हमारे किसानों की आय 2022 जिसका जिक्र करते थे कि दुगनी हो, इस लक्ष्य के साथ काम करने का प्रयत्न उस दिशा में किया और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि हम आगे बढ़े। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा कि अभी संतोष का भाव वो उस प्रकार का व्यक्त नहीं हम कर सकते। जो हमें हासिल करना है, जो हमें आगे बढ़कर के जिस मुकाम को हमको छूना है, अभी तक उसके करीब पहुंचे होंगे लेकिन अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचे। इसलिए और ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से एक बात का सदैव कहने का आग्रह रहता है कि हम कैसे कृषि को कम पानी के साथ बेहतर कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर हमको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी हमको तैयार करना है उसके लिए पानी की आवश्यकता रहेगी, लेकिन इतना पानी हम इस्तेमाल करने की स्थिति में हो जब पानी पीने के लिए ना रहे। जो आज के इस दौर में हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष है, इसमें टेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से जो हमारा पड़ोस का राज्य है, हरियाणा राज्य है, उस राज्य में जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो आग्रह किया और उस प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से वहां पर काम करने की दिशा में कदम उठाए और उसके परिणाम बहुत सार्थक दिख रहे हैं। आचार्य जी का बहुत आग्रह था कि अगर प्राकृतिक खेती के लिए अगर हम सरकारी स्तर पर हम कर सके, मैं व्यक्तिगत रूप से कर रहा हूं, मेरी संस्था, मेरा जो है वो सारी टीम जो है वो करने के लिए आगे बढ़कर के प्रयत्न कर रही है, लेकिन इसमें सफलता तब तक हासिल नहीं हो पाएगी जब तक हम उसको सरकार के माध्यम से इसको स्वीकार्यता नहीं दें। सरकार का माध्यम इसमें सहयोग के लिए कैसे हो सकता है, हमने विचार किया, क्योंकि जिस प्रकार से आपने हमारा मार्गदर्शन किया, जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन सारे विषय को लेकर के दी, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल स्प्रे और सारी चीजों का इस्तेमाल जिस कदर होता जा रहा है, जिस कदर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण बहुत विकट परिस्थिति है। हम भोजन नहीं, हम एक तरह का जहर का उपयोग कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं।
और उसके शरीर पर, उसके समाज पर किस प्रकार से उसका बुरा असर होता है, इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने देने के लिए। लेकिन रास्ता क्या निकाला जाए? तो बात तय हुई कि प्राकृतिक खेती की दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने स्वयं इस बात को, क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैंने सारी व्यवस्था को बहुत करीबी से देखा है, समझा है, जाना है। हमने कहा चाहे हम सफल हों चाहे ना, हमको इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। ये सरकार के स्तर पर करने वाला काम है, इसको आगे बढ़कर के करना चाहिए। और इसलिए जब मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बजट प्रस्तुत किया, पहले बजट में हमने इस प्राकृतिक खेती का जिक्र किया कि हम हिमाचल प्रदेश में की शुरुआत करेंगे, प्राकृतिक खेती की शुरुआत करेंगे। और एक टोकन बजट उसके लिए थोड़ा सा रखा, 25 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया, ताकि हम लोगों को, किसानों को इसके माध्यम से जोड़ सके, उनकी जागरूकता की दृष्टि से उनके शिविर लगा सके, उनको ट्रेनिंग दे सके। क्योंकि हमको विकल्प खड़ा करना है तो हमको उसके लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल बहुत छोटा सा प्रदेश है, लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो प्राकृतिक खेती में कर दिया है। एक बहुत बड़ा एक अभियान आगे बढ़ा। और उन परिणामों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार बजट में भी प्राकृतिक खेती के लिए विशेष तौर से जिक्र करते हुए, प्रावधान करते हुए, ये देश के अंदर लागू होनी चाहिए, हर प्रदेश में लागू होनी चाहिए, इस तरह की एक शुरुआत की है जो स्वागत योग्य है। इस मौके पर आचार्य देवव्रत, गुजरात के राज्यपाल, ने देश भर में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। आपको बताएं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती का उद्देश्य भी यही है कि खेती की लागत को कम करना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना और पैदावार में वृद्धि करना, साथ ही साथ जोखिम को कम करना और कृषि पारिस्थितिक ढांचे को बनाने को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं को बचाना भी है। पूरा भारत देश कृषि वैज्ञानिकों का बहुत आभारी है कि इन्होंने ऐसे समय पर, जब भारत के लोगों को खाद्यान्न की दृष्टि से संपन्न होना चाहिए था, बड़े अल्प काल में आपने उस दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं जहाँ एक शिक्षक रहा वहाँ मैं एक किसान भी हूँ। गुरुकुल है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहाँ 1,500 बच्चे आवासीय रूप से 14 प्रांतों के मेरे पास पढ़ते हैं। और वो बच्चे IIT, PMT, NDA इसमें रूटीन में जाते हैं। एक भी छात्र मेरा +2 में सेकंड डिवीजन में नहीं होता। 90 से ऊपर आधे से ज़्यादा होते हैं। IIT, NIT वो सब बच्चे बहुत योग्यतम हैं। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल मैंने 300 नए बच्चे लेने थे और 8,500 बच्चे उस टेस्ट में बैठे हैं। 8,500 में से मैंने 300 बच्चे लिए। ये कंपटीशन है। उन बच्चों के लिए हमारे पास 200 एकड़ भूमि है, जिसमें मैं खेती अपने हाथ से करवाता हूँ। अब एक निवेदन है मेरा, बहुत नम्रता से हाथ जोड़ के, कि जो सत्य है ना, उसको हमने स्वीकार करना ही चाहिए। 60 के दशक में ये परम सत्य था कि हम अनाज के अभाव में थे, और उस अभाव से निकालने का काम आपके पूर्वजों ने, साइंटिस्टों ने किया, अब आप कर रहे हैं। ये सच्चाई है, सत्य है, ये स्वीकार करने की बात है। लेकिन अब दूसरा मेरा एक निवेदन है कि जिस रास्ते पर हमने 60 साल पहले चलना शुरू किया, उस समय हमारी धरती माँ की स्थिति क्या थी, उसका स्वास्थ्य क्या था,
पानी का स्तर क्या था, पर्यावरण की स्थिति क्या थी, इस पर हम सब आदरणीयों ने चिंतन करना पड़ेगा। आपके बीच के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मैने, नाम सुना होगा आपने। तो हरित क्रांति का सूत्रपात भारत में पंतनगर यूनिवर्सिटी से प्रारंभ हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश में थी, आज उत्तराखंड में, ऐसा ही है ना। वहां डॉक्टर मैने, जो अमेरिका में पढ़ के आए थे और वो बहुत ऊंचे स्तर के कृषि वैज्ञानिक थे, इस हरित क्रांति में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। हमारी बहन नीलम पटेल जी हमारे सामने बैठी हैं, इनसे कह करके मैंने वहाँ की एक रिपोर्ट मंगवाई, उन्हीं की, डॉक्टर मैने की लिखी हुई रिपोर्ट। उन्होंने उसमें लिखा है कि जब हमने भारत में हरित क्रांति शुरू करने का निर्णय लिया तो हमने भारत की मिट्टी की जांच कराई, तो भारत की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन उस समय 2-2.5% से नीचे नहीं था। आप सब साइंटिस्ट बैठे हैं, ये डॉक्टर मैने की रिपोर्ट है। भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2-2.5 और कहीं कहीं 3% भी था। और अभी उनकी रिपोर्ट जो आई है उसमें उन्होंने लिखा है उसी धरती का अब ऑर्गेनिक कार्बन भारत में 0.4, 0.5, 0.6 से ऊपर नहीं बचा। भारत के प्रधानमंत्री जी इतनी चिंता करते हैं, जहां वो संपूर्ण देश के चहुमुखी विकास में लगे हुए हैं, इस समय भारत के किसान के प्रति वो इतने गंभीर हैं, वो चाहते हैं कि ये समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, सुखी हो। तो इस दिशा में सबसे बड़ा योगदान, और किसान को किसी पर विश्वास है तो वो आप लोग हैं। आप लोग, उस विश्वास को हमने टूटने नहीं देना, मजबूत करना है। आप इस राष्ट्र के भाग्य विधाता बनने वाले हैं, आप किसान को नई दिशा देने वाले हैं। आपको इस काम को करने के बाद मंदिर में जाकर पूजा करने की जरूरत नहीं। किसान जिस मेहनत को करके पसीना डालता है, उस पसीने में ही भगवान के दर्शन होंगे, उसी में होंगे। आप अपने आप को और अपने स्वरूप को पहचानो। आप में अदम्य क्षमता है, सब कुछ बदल सकते हो। आपने भूखे देश को खुशहाली में बदलने का काम किया है, तो वर्तमान जो चुनौती है उसको भी आपने सकारात्मक बदलना है। यूनिवर्सिटीज में अब प्राकृतिक खेती की यहाँ रिसर्च होगी और यहाँ पर एक प्रामाणिकता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 2.25 लाख किसान प्राकृतिक खेती को कर रहे हैं। 2 लाख किसान गुजरात में इस खेती से जुड़ चुके हैं। देश के अलग अलग भागों में लाखों लोग करते हैं। 6,30,000 किसान इसी प्राकृतिक खेती को करते हैं, जिसकी चर्चा मैं करने लगा हूं। पहला सवाल तो मेरा ये है, आप आदरणीयों, इतने किसान उनको लाभ ना हो तो क्या इस खेती को करेंगे? यदि किसान को नुकसान हो, लाभ ना हो, तो 2.25 लाख यहाँ, 2 लाख गुजरात में और 6 लाख किसान आंध्र प्रदेश में इस खेती को नहीं कर पाते। आचार्य देवव्रत ने ये भी कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने तथ्य और आंकड़े बताते हुए प्राकृतिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देने पर बल दिया। वो उन्होंने अप्रैल में मेरी धरती छोड़ी 3 साल पहले। 15 अप्रैल को मैंने उसमें ढांचा जो होता ना वो भिजवा दिया। जब वो बड़ा हो गया तो वो उसमें पूरा काट दिया।
और प्रति एकड़ मैंने 5 क्विंटल घनजीवामृत एकड़ में डलवाया। मेरे पास गौएं हैं अच्छी, तो 5 क्विंटल घनजीवामृत डलवा और उसमें मैंने 15 जून को धान की पौध लगा दी और उसके ऊपर हर पानी के साथ मैंने जीवामृत छोड़ा और 15 दिन में जीवामृत का स्प्रे शुरू करा दिया। 2 महीने में खेत में हरियाली छा गई और ऐसी लहलाने लगी फसल कि पड़ोसी भी आश्चर्य करें कि इस बंजर भूमि एकदम हो क्या गया। कृषि वैज्ञानिक को मैंने बुलवाया, उन्हीं डॉक्टर हरिओम को, कि डॉक्टर साहब आओ एक बार खेत देखो। वो आ गए, उन्होंने खेत देखा। मैंने कहा ये वही खेत है ना जिनके आपने सैंपल लिए थे? कि हाँ, धरती तो नहीं घूमती, वही है। घूमती तो है पर यहाँ वाली तो यही है। तो उन्होंने आश्चर्य किया कि ये हुआ कैसे, आपने कितना यूरिया डाला इसमें, कितना डीएपी डाला इसमें, यूं बोले मेरे को। मैंने कहा एक बूंद भी नहीं डाला। क्या डाला? मैं कहा यही देसी गौ माता का जीवामृत और घन जीवामृत यूं बनाते, ये मैंने दिया। अब अगली बार मैंने बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीना वो खुद आकर के खेत को देख करके जाते और जब हमने फसल काटी तो कहने लगे मेरे को बुलाना, मैं देखूंगा कितनी पैदावार हुई। हमने फसल काटी, उस बंजर भूमि में पहले वर्ष 28 क्विंटल प्रति एकड़ धान मैंने पैदा की। और ये प्रमाण डॉक्टर हरिओम जी समय 28 क्विंटल प्रति एकड़ एक ही साल में। वो आश्चर्य करेंगे हो क्या गया, तुमने इसमें यूरिया कुछ तो डाला है? मैं कहा नहीं डाला, जैसे और मैं नहीं डालते ऐसे किया। अगली फिर मैंने उसमें दूसरी फसल की। जब दोनों फसल मेरी अच्छी हो गई, एक ही साल में कोई भी साइंटिस्ट धरती का जो इस पद्धति में पढ़ा हुआ इस बात को मानने को तैयार होगा नहीं, लेकिन ये होता है। आप इसे करके देखो तब अनुमान आएगा। हुआ क्या, जब 1 साल 1.25 साल मेरे को एक खेती करते हो गया और मेरे खेती का रंग गजब का बन गया, तो डॉक्टर साहब को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर दोबारा उसमें 100 सैंपल मिट्टी के फिर भरे 1 साल के बाद, और फिर वो रिसर्च के लिए भेजी, टेस्टिंग के लिए। अब की बार 1 साल के अंदर, ध्यान करेंगे आप, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे था, उसी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 1 साल में 0.6 और 0.7 पे आया। 0.6, 0.7 एक ही साल में इतना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। और उसके दूसरे साल फिर उन्होंने मापा, उस समय मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.8, 0.9 पे चला गया। और इस समय मेरे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन 1 से भी 120 तक, किसी का तो 2 पे भी चला गया, 2% पे। इतना ऑर्गेनिक कार्बन है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह चंदेल, कुलपति डॉक्टर YS परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन ने सभी का धन्यवाद किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती रहा, क्योंकि आने वाले समय में इस कृषि पद्धति की ओर किसानों का रुझान और अधिक बढ़ेगा और इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती की कम लागत से किसानों की आय भी बढ़ेगी और दोगुनी होने में मदद मिलेगी। सम्मेलन का विषय आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा सटीक बैठता है, जहां एक ओर इस विधि से गुणवत्ता युक्त खाद्य और फल सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान दे सकते हैं।